कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वाइकिंग्स असल में खाना बदोश लोग थे। अपनी जमीन पर थोड़ी बहुत खेती करते, फिर पूरब की तरफ निकल जाते और वहां लूट मार करते। इसी वजह से इन्हें बेहतरीन और बेरहम योद्धा माना जाता था। पूरब के कई इलाकों को ये पहले ही कंगाल कर चुके थे और अब इनकी नजर पश्चिम पर थी। लेकिन पश्चिम कोई आसान शिकार नहीं था। वहाँ 4 बड़ी रियासतें थीं जो वाइकिंग्स को उभरने से पहले ही कुचल देने का दम रखती थीं। सवाल ये था कि क्या वाइकिंग्स पश्चिम को जीत पाएंगे या फिर खुद डूब जाएंगे। पिछले हिस्से में हम देख चुके थे कि रैगनार अब वाइकिंग्स का नया बादशाह बन चुका है और सब उसके सामने वफादारी की कसम खा चुके हैं। तभी एक बूढ़ा वाइकिंग्स आगे आता है और रैगनार से गुजारिश करता है कि उसे भी पश्चिम की जंग में साथ ले जाए। सब लोग हंसते हैं और कहते हैं कि ये तो खुद 4 दिन का मेहमान है। लेकिन वो बूढ़ा कहता है कि उसने पूरी जिंदगी पूरब में जंगें लड़ी हैं, मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहा है और आज तक कोई तलवार उसे छू नहीं सकी। उसके सारे दोस्त जंग में मरकर वेलहेल जा चुके हैं, जहां देवताओं के साथ जश्न मनाया जाता है। अब वो भी एक इज्जत की मौत चाहता है ताकि मरने के बाद वेलहेल पहुंच सके। रैगनार उसकी बात मान लेता है। इसके बाद रैगनार अपने भाई रोलो से कहता है कि तुम्हें वफादारी की कसम लेने की जरूरत नहीं, तुम पहले ही खुद को साबित कर चुके हो। रात को उसका बेटा बियोंग कहता है कि इस बार वो भी पश्चिम जाना चाहता है क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। रैगनार उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम यहीं रहकर परिवार का ख्याल रखोगे। फिर वो सबको हुक्म देता है कि तैयार हो जाओ, इस बार हम पूरी ताकत के साथ पश्चिम जाएंगे। कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी नावों में वाइकिंग्स पश्चिम की तरफ निकल पड़ते हैं। लंबा समुद्री सफर तय करने के बाद वे इस बार पहले से भी आगे तक पहुंच जाते हैं। उधर पश्चिम में सेनापति आकर राजा बादशाह एले को खबर देता है कि वही लुटेरे फिर से आ रहे हैं जिन्होंने पिछली बार गिरजाघरों में कत्लेआम मचाया था। बादशाह एले गुस्से में अपने उस पुराने सेनापति को सजा देता है जो पिछली बार डर कर भाग गया था और उसे सांपों के गड्ढे में डलवा कर मरवा देता है। इसके बाद वो अपने भाई एथलवॉल्फ को बुलवाता है और कहता है कि सेना तैयार है, बस तुम्हारे जैसे सेनापति की कमी थी। एथलवॉल्फ कहता है कि वो अपनी सरजमी के लिए जान देने को भी तैयार है और इस बार वाइकिंग्स बच नहीं पाएंगे। इधर वाइकिंग्स सीधे हमला करने के बजाय राज्य से थोड़ा बाहर रुककर डेरा डाल लेते हैं। कुछ ही देर में एथलवॉल्फ अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि अभी हमला करना दुश्मन के फायदे में जाएगा, इसलिए हम भी यहीं रुककर तंबू लगाएंगे। उसके सिपाही कहते हैं कि यही सही मौका है, अभी हमला कर देना चाहिए। लेकिन एथलवॉल्फ उन्हें डांटते हुए कहता है कि ये जंगली लोग जोश में आकर खुद ही हमला करेंगे, तब हम अपनी मजबूत पोजीशन का फायदा उठाकर सबको खत्म कर देंगे, इसलिए फिलहाल चुपचाप तंबू लगाओ। एथलवॉल्फ ये भूल चुका था कि ये लोग जंग को खेल की तरह नहीं, शिकार की तरह लड़ते हैं। इनके लिए कोई नियम नहीं होते। रात के सन्नाटे में जब उसकी पूरी फौज तंबुओं में सो रही होती है, वाइकिंग्स खामोशी से उनकी छावनी में घुस जाते हैं। अचानक हुए इस हमले से किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। तलवारें चलती हैं, चीखें उठती हैं और अंधेरे में कत्लेआम शुरू हो जाता है। सिपाही समझ ही नहीं पाते कि किस दिशा से वार आ रहा है, क्योंकि वाइकिंग्स का लड़ने का तरीका उनके लिए बिल्कुल नया और डरावना होता है। कुछ ही वक्त में मैदान लाशों से भर जाता है और सुबह होने तक एथलवॉल्फ समेत कई लोग बंदी बना लिए जाते हैं। इसके बाद रैगनार खुद आगे बढ़ता है और एथलवॉल्फ से पूछता है कि तू कौन है। वो बताता है कि वो बादशाह का भाई है और उसका नाम एथलवॉल्फ है। ये सुनते ही रैगनार हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि तू तो बड़े काम की चीज निकला, चल अब मेरे साथ। रास्ते में वो उस बूढ़े वाइकिंग से पूछता है कि क्या हुआ बड़े मियाँ। बूढ़ा थकी हुई आवाज में कहता है कि लगता है ऑडिन ने उसकी फिर से नहीं सुनी। धरती पर जीने का बोझ और भारी होता जा रहा है। इधर रोलो रैगनार से पूछता है कि ये नया नमूना कौन है। रैगनार बताता है कि ये उसी राजा का सेनापति है, बादशाह का भाई। जैसे ही ये खबर बादशाह एले तक पहुंचती है, पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। वो गुस्से और हैरानी में कहता है कि आखिर ये लोग हैं कौन और क्या चाहते हैं। तभी कोई सलाह देता है कि ये लोग सिर्फ लूट के लिए आए हैं, इन्हें जो चाहिए दे दो ताकि जंग टल जाए और बेवजह खून न बहे। थोड़ी सोच के बाद बादशाह मान जाता है। अपने भाई की सलामती और जंग रोकने के लिए वो रैगनार को दावत पर बुलवाता है। रैगनार अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है। राजा पहले उन्हें अपने परिवार से मिलवाता है, फिर दावत सजाई जाती है। खाना खत्म होने के बाद रैगनार सीधा मुद्दे पर आता है। राजा पूछता है कि बताओ तुम्हें चाहिए क्या। रैगनार बिना झिझक कहता है हमें 2000 किलो सोना और चांदी चाहिए। ये सुनते ही बादशाह का चेहरा उतर जाता है। वो हैरानी से कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, इतनी बड़ी रकम हम आखिर दें तो दें कैसे। रैगनार ठंडे लहजे में कहता है अगर सोना नहीं दोगे तो अपने भाई को भूल जाओ, फिर जो चाहिए होगा हम खुद ले लेंगे। बादशाह कुछ पल सोचता है और आखिर मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मांग पूरी की जाएगी, लेकिन हमें हमारा भाई सही सलामत चाहिए। इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए तब तक तुम लोग यहीं रहोगे और हमारे इलाके में घुसपैठ नहीं करोगे। रैगनार हामी भर देता है। कुछ समय तक वाइकिंग्स वहीं रुकते हैं। फिर एक दिन बादशाह की तरफ से सोने के बक्से भेजे जाते हैं। सिपाही बक्से रखकर चले जाते हैं। जब रैगनार अपने लोगों को उन्हें खोलने भेजता है
तो अंदर कुछ भी नहीं निकलता, सारे बक्से खाली होते हैं। असल में बादशाह ने सोने की जगह अपनी फौज भेज दी होती है। कुछ ही देर में दूर से भारी संख्या में सैनिक उनकी तरफ बढ़ते नजर आते हैं। इस बार उनकी तादाद भी कहीं ज्यादा होती है, लेकिन रैगनार पहले से इसके लिए तैयार रहता है। जैसे ही दुश्मन की फौज करीब आती है, वाइकिंग्स अपनी बनाई हुई फेंसिंग अचानक खोल देते हैं। इससे सामने वाली सेना में अफरा तफरी मच जाती है और उनके सिपाही बिखरने लगते हैं। इसी पल वाइकिंग्स टूट पड़ते हैं, बिल्कुल जंगली अंदाज में, बिना रुके, बिना पीछे देखे। साफ नजर आता है कि बादशाह की फौज इनके आगे टिक नहीं पा रही। ऐसे लड़ाके उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद वो मुश्किल से कुछ वाइकिंग्स को ही गिरा पाते हैं। वहीं बड़े मियाँ अकेले कई सिपाहियों को मार गिराते हैं। इसी बीच पीछे से एक सैनिक उन पर वार करता है और बड़े मियाँ गिर पड़ते हैं। अगले ही पल रैगनार उस सिपाही को खत्म कर देता है। बड़े मियाँ आखिरी सांस में वेलहेल का नाम लेते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ रोलो भी बचे हुए सिपाहियों को चुन चुन कर मार रहा होता है। वो किसी को भागने का मौका नहीं देता। जो जख्मी होते हैं उन्हें भी नहीं छोड़ता। जंग के बाद रैगनार एथलवुल्फ के पास आता है और कहता है, लगता है तुम्हारे भाई को तुम्हारी जान की ज्यादा परवाह नहीं है। एथलवुल्फ थकी हुई आवाज में कहता है, अगर मुझे बात करने का मौका दोगे तो मैं उन्हें मना सकता हूँ। रैगनार ठंडी निगाहों से एथलवुल्फ को देखता है और कहता है, अब तुम्हें उसी के पास भेजूंगा। उसी वक्त वो उसे मरवा देता है। उसकी लाश घोड़े पर लटकवाई जाती है और सीधे बादशाह के पास भिजवा दी जाती है। कुछ वक्त गुजरता है। इधर रैगनार की बीवी लगरथा एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ होता है। उधर रैगनार को आखिरकार वो खबर मिलती है जिसका वो इंतजार कर रहा था। बादशाह एले झुक चुका होता है और शर्त के मुताबिक 2000 किलो सोना और चांदी भिजवा देता है। रैगनार अपने लोगों के साथ वो खजाना लेकर घर की तरफ लौट पड़ता है। उसकी खुशी की कोई हद नहीं होती, क्योंकि आज तक किसी भी वाइकिंग ने एक ही बार में इतना सोना नहीं लूटा था जितना वो लेकर जा रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ बादशाह एले गुस्से से कांप रहा होता है। वो कसम खाता है कि जब तक रैगनार से बदला नहीं ले लेगा, चैन से नहीं बैठेगा। वो कहता है कि वो इसी जंग का अंत रैगनार की मौत से करेगा। कुछ समय बाद रैगनार घर लौट चुका होता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती। तभी पादरी उसके पास आता है। रैगनार उससे कहता है कि हर 9 साल में हम उपसाला के मंदिर जाते हैं, जहां अपने देवताओं को कुर्बानी देकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी हिफाजत के लिए, जंग में जीत के लिए और सबसे बढ़कर अपने बच्चों की सलामती के लिए। लेकिन मेरे बेटे को पैदा होने से पहले ही मुझसे छीन लिया गया। अब मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि आखिर मैंने कब देवताओं का दिल दुखा दिया। वो पादरी से कहता है कि अब मैं खुद उपसाला जाऊंगा अपनी बीवी और बच्चों के साथ, और तुम भी मेरे साथ चलोगे। इसके बाद रैगनार अपने परिवार और अपने खास साथियों को लेकर देवताओं के पवित्र मंदिर उपसाला की तरफ निकल पड़ता है। लंबा पहाड़ी सफर तय करने के बाद आखिरकार वो लोग उपसाला पहुंच जाते हैं। मंदिर के अंदर कदम रखते ही पुजारी इन्हें आशीर्वाद देने लगते हैं। ओडिन, थोर और फ्रिया का नाम लेकर कहते हैं कि सभी देवताओं की रहमत तुम पर बनी रहे। रैगनार पादरी को थोर की मूर्ति के पास ले जाता है और उसे इस देवता की ताकत और कहानियां सुनाता है। उधर लगरथा फ्रिया की मूर्ति के सामने झुककर दुआ मांग रही होती है। वो कहती है, चाहे मेरी सुनने और देखने की ताकत छीन लो, लेकिन मुझे एक और बेटा जरूर दे दो। वहीं रैगनार ओडिन की मूर्ति के आगे खड़ा होकर पूछता है कि आखिर उसके बेटे का भविष्य कौन तय करेगा। बाहर निकलते ही पादरी पूछता है कि यहाँ इतने सारे जानवर क्यों हैं और सब 9-9 की गिनती में क्यों रखे गए हैं। रैगनार बताता है कि इन सब की कुर्बानी दी जाएगी। पादरी जब पूछता है कि ये खाली जगह किसके लिए है, तो रैगनार शांत लहजे में कहता है कि ये इंसानों के लिए है, क्योंकि आज इंसानों की भी कुर्बानी होगी। कुछ ही देर में बादशाह होर्लिक वहां पहुंचता है। वो रैगनार से कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, तुम्हारे किस्से दूर दूर तक सुने हैं। तुम पहले इंसान हो जो पश्चिम गया, वहां से खजाना ही नहीं लाया बल्कि इंग्लैंड के राजा को भी हरा कर आया। सच कहूं तो हम तुमसे बहुत प्रभावित हैं। रैगनार भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारे कानून और शासन की मिसाल दी जाती है। फिर वो अपनी वफादारी होर्लिक के नाम करता है। होर्लिक पूछता है, बदले में क्या चाहिए। रैगनार कहता है कि मुझे आपकी फौज की ताकत चाहिए, अब तक जो मिला है वो कम है। मैं पश्चिम में बड़ी फौज भेजना चाहता हूँ, खजाना भी लूटेंगे और नए मुल्क भी तलाश करेंगे। इस पर होर्लिक गले मिलकर कहता है, आज से हम दोनों एक हैं। फिर होर्लिक अपनी परेशानी बताता है। यूटलिन का एक छोटा सा राजा है, बोर्ग, जिसने उसकी कुछ जमीनों पर कब्जा कर लिया है और धमकियां भी दे रहा है। वो चाहता है कि रैगनार उसकी तरफ से वहां जाकर समझौता करे, क्योंकि अब रैगनार का नाम और असर दोनों है। अगर मामला सुलझ गया तो वो जिंदगी भर उसका एहसान मानेगा। इधर पुजारी पादरी को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने ईसाई धर्म छोड़ दिया है। पादरी कहता है हाँ, लेकिन जब पुजारी बताते हैं कि आज उसे देवताओं के लिए कुर्बान किया जाएगा तो वो घबरा जाता है। उसकी घबराहट देखकर पुजारी समझ जाते हैं
कि ये अब भी अपने पुराने देवता को नहीं भूला है। नजूमी रैगनार को बताता है कि इस पादरी के दिल में खोट है, इसने अभी तक अपने पुराने देवता को नहीं छोड़ा, इसलिए ओडिन इसकी कुर्बानी कबूल नहीं करेंगे। नजूमी साफ कह देता है कि अब तुम लोगों में से किसी एक को इसकी जगह कुर्बान होना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देवताओं का कहर हम पर टूट पड़ेगा और वो हमारी हिफाजत करना भी छोड़ देंगे। माहौल भारी हो जाता है। तभी रैगनार का एक साथी आगे बढ़ता है और कहता है कि वो इस पवित्र मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। वो अपने लोगों और अपने परिवार के लिए कुर्बान होने को तैयार है। उसे पूरा यकीन होता है कि ओडिन उसकी कुर्बानी खुशी से कबूल करेंगे। सुबह होते ही सबको कुर्बानी के लिए तैयार किया जाता है। एक एक करके जानवरों को चढ़ाया जाता है। फिर रैगनार का साथी आखिरी बार मुस्कुराकर अपने लोगों को देखता है, खुद आगे बढ़कर लेट जाता है और ओडिन के नाम पर कुर्बान कर दिया जाता है। इसके बाद बादशाह होर्लिक के कहने पर रैगनार अपने साथियों के साथ लंबा सफर तय करके बादशाह बोरग के पास पहुंचता है। बोरग साफ लहजे में कहता है कि अगर तुम होर्लिक का पैगाम लेकर आए हो तो जल्दी बोलो और यहाँ से निकलो। रैगनार बताता है कि होर्लिक समझौता करना चाहता है। बोरग जवाब देता है कि वो इलाका उसी का है और वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। रैगनार कहता है कि होर्लिक जंग से पीछे नहीं हटेगा और हो सकता है कि तुम्हें हरा भी दे। बोरग चौंक कर पूछता है, तुम कौन हो? रैगनार अपना नाम बताता है। नाम सुनते ही बोरग का लहजा बदल जाता है। वो समझ जाता है कि सामने वही आदमी खड़ा है जिसने पश्चिम का सफर किया था। वो अपने लोगों से कहता है कि इनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खाने के दौरान रैगनार फिर समझौते की बात छेड़ता है। वो कहता है कि होर्लिक चाहता है कि तुम वो इलाका छोड़ दो, बदले में वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। बोर कहता है कि वो जमीन बेहद कीमती है, उसके नीचे बहुत सी धातुएं और खनिज दफन है। रैगनार शांत लहजे में कहता है कि हर चीज की एक कीमत होती है, कीमत लगाकर तो देखो। बोरग कहता है कि उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तब तक वो सुझाव देता है कि तुम हमारे यहाँ का वो विशाल जादुई पेड़ देख लो जिसकी पत्तियां कभी नहीं झड़ती, लेकिन अपने एक आदमी को यहाँ छोड़ जाओ ताकि मुझे भरोसा रहे। रैगनार कहता है कि उसका भाई रोलो यहीं रुकेगा। फिर रैगनार अपने साथियों के साथ उस पेड़ की तलाश में निकल जाता है। पीछे बोर्ग रोलो को रैगनार के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि उसका भी एक भाई था, दोनों साथ जंग लड़ते थे, लेकिन पिता की मौत के बाद राजगद्दी के लिए उनके बीच दुश्मनी हो गई। उसके भाई ने उन सब लोगों को जहर दे दिया जो बोरग का साथ देने वाले थे। बोरग बच गया क्योंकि जहर का प्याला उससे पहले उसकी बीवी ने पी लिया। वो आज भी अपनी बीवी की चीखें याद करके कांप उठता है। बोरग आगे कहता है, इसलिए मैंने पहले अपने भाई को अंधा किया और फिर उसे जिंदा ही दफना दिया। मेरे लिए भाई होने का मतलब यही है। रोलो जवाब देता है, मेरा भाई ऐसा नहीं है। बोरग हंस कर कहता है, हाँ तुम्हारा भाई तो बहुत महान है। रोलो कहता है, महान तो मैं भी हूँ। इस पर बोरग तंज करता है, हो सकता है, लेकिन किसी ने तुम्हारे बारे में सुना नहीं। उधर शाम होते ही रैगनार अपने साथियों के साथ नदी के किनारे डेरा डालता है और कहता है कि आज हम यहीं रुकेंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ की राजकुमारी एजलॉक आती है। रैगनार अपना परिचय देता है तो वो उससे काफी प्रभावित हो जाती है। रैगनार उससे कहता है कि हम उस महान जादुई पेड़ को देखने आए हैं। एजलॉक हामी भर लेती है। इधर लगरथा अपने पति के लिए बहुत परेशान होती है। वो नजूमी के पास जाकर कहती है कि उसे लगातार बुरे सपने आ रहे हैं और उसे लग रहा है कि रैगनार खतरे में है। नजूमी बताता है कि खतरा इंसानों से नहीं बल्कि जादुई दुनिया से है। कुछ वक्त बाद एजलॉक रैगनार को उस जादुई पेड़ के पास ले जाती है। उसे देखकर रैगनार हैरान रह जाता है। कहा जाता है कि देवता ओडिन खुद 9 दिनों तक इस पेड़ पर लटके रहे थे। रात को ब्यों गुस्से में अपने पिता को देख रहा होता है क्योंकि रैगनार एजलॉक के बहुत करीब जा रहा होता है। आखिर एक रात रैगनार बहक जाता है और दोनों के बीच रिश्ता बन जाता है। सुबह ब्यों अपने पिता से कहता है कि आप गलत कर रहे हैं, आप माँ को धोखा दे रहे हैं। रैगनार मान जाता है कि वो बहक गया था और कसम खाता है कि फिर ऐसा नहीं होगा। अगली रात एजलॉक फिर रैगनार के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार रैगनार उसे मना कर देता है। एजलॉक वहाँ से चली जाती है। उधर लगरथा अपने लोगों की बीमारी और रैगनार की सलामती के लिए बकरे की बलि चढ़ाती है। सुबह एजलॉक फिर रैगनार के पास आती है और कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर रैगनार सन्न रह जाता है और कुछ कह नहीं पाता। इसी के बाद रैगनार वापस बोरग के पास पहुंचता है, लेकिन समझौता नहीं हो पाता। बोरग कह देता है कि अब जंग तय है और सुबह होते ही सबको वहाँ से निकल जाना होगा। रात के अंधेरे में बोरग फिर रोलो को भड़काता है। वो कहता है कि इस जंग में तुम्हारा भाई मेरा साथ नहीं देगा, लेकिन तुम मेरा साथ दे सकते हो। हम मिलकर नई रियासत खड़ी करेंगे। उधर रैगनार बेचैन होकर एक आखिरी बार एजलॉक से मिलने जाता है और रात उसी के साथ बिताता है। उसी वक्त बोरग रोलो से कहता है कि तुम भी तो यही चाहते हो, अपने भाई की मौत और अपनी अलग पहचान। आखिर रोलो हामी भर देता है और कहता है कि वो अपने ही भाई के खिलाफ बोरग का साथ देगा। कुछ समय बाद रैगनार ये सारी बातें जाकर राजा होर्लिक को बताता है। वो कहता है कि बोरग समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ
चुका और जंग की धमकी भी दे चुका है। होर्लिक गुस्से में कहता है बहुत हो गया, अब उसे जवाब सिर्फ जंग के मैदान में मिलेगा। सेना तैयार करने का हुक्म दे दिया जाता है। जल्दी ही दोनों तरफ की फौजें स्कैंडिनेविया में आमने सामने आ जाती हैं। रैगनार के दिल को अब भी यकीन नहीं होता कि उसका अपना भाई उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। वो कहता है कि इसकी कोई वजह ही नहीं बनती। फ्लोकी उसे जवाब देता है अगर वजह होती तो इसे धोखा नहीं कहते। कुछ ही देर में बोरग भी अपनी सेना के साथ पहुंच जाता है और उसके साथ रोलो भी होता है। फ्लोकी कहता है अब देख लो मैं गलत नहीं होता, लेकिन रैगनार का दिल फिर भी नहीं मानता। इसलिए वो अपने खास आदमी काड़े को रोलो के पास पैगाम देने भेजता है। काड़े जाकर रोलो से कहता है कि हमने साथ बहुत सी जंगें लड़ी हैं। दूसरी तरफ खड़ा आदमी तुम्हारा सगा भाई है, तुम्हारा खून है, ठंडे दिमाग से सोचो। रोलो ठंडे लहजे में जवाब देता है उससे कह दो कि अब ठंडा दिमाग नहीं गर्म खून बोलेगा। थोड़ी देर में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं। भाई भाई के सामने खड़ा है। रैगनार अपने लोगों से कहता है ढाल की दीवार बनाओ और भाले संभालो। अगले ही पल दोनों तरफ से हमला शुरू हो जाता है। मैदान में खून की नदियां बहने लगती हैं। दोस्त दोस्तों पर और भाई भाइयों पर टूट पड़ते हैं। सब कुछ सिर्फ एक टुकड़े जमीन के लिए हो रहा होता है। इसी बीच रोलो जोश में आकर अपने ही लोगों के बीच कूद पड़ता है और जिसे सामने पाता है मारने लगता है। उस पर घमंड पूरी तरह हावी हो चुका होता है। फ्लोकी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोलो के सामने टिक नहीं पाता। फ्लोकी अकेले ही डटकर सामना करता है लेकिन दोनों तरफ से उस पर वार होने लगते हैं और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी उसके साथी आकर उसे बचा लेते हैं। काड़े आगे बढ़कर रोलो से लड़ता है लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। वो भाले से हमला करता है लेकिन रोलो उसका भाला छीनकर उसी के आर पार कर देता है। फिर उसकी लाश भाले पर उठा लेता है। ये देखकर रैगनार गुस्से से बेकाबू हो जाता है और सीधे रोलो की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो रोलो के सामने आता है रोलो हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वार पूरा नहीं कर पाता। अगले ही पल वो अपने हथियार गिरा देता है। रैगनार के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है मैं तुमसे नहीं लड़ सकता मेरे भाई। और यहीं इस जंग का अंत हो जाता है। रैगनार अपने भाई रोलो को कैद करके अपने साथ वापस ले आता है। कुछ ही समय बाद बोर्ग किंग होरिक के पास समझौते की बात करने आता है। होरिक कहता है कि इस जंग में तुम्हारे बहुत से सैनिक मारे जा चुके हैं, अभी भी मौका है, इस जमीन के मुनाफे का 1/3 हिस्सा तुम्हें दे दिया जाएगा। लेकिन बोर्ग गुस्से में कहता है कि उसे भीख नहीं चाहिए, वह अपनी लड़ाई जारी रखेगा। तभी रैगनार बीच में बोलता है। वह कहता है कि हम कब तक सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए अपना खून बहाते रहेंगे। बाहर की दुनिया देखो, वहाँ इससे कहीं ज्यादा सोना और कीमती जमीनें हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है और वह जगह हमसे सिर्फ 1 दिन की दूरी पर है। आपस में लड़ने से बेहतर है कि हम सब मिलकर पश्चिम की ओर चलें। किंग होरिक को रैगनार की बात सही लगती है। आखिरकार बोर्ग भी मान जाता है और वहीं फैसला हो जाता है। घर लौटकर रैगनार रोलो से कहता है कि अब घर चलो, वहीं तुम्हारा फैसला होगा। घर पहुंचते ही रैगनार सबसे पहले अपनी पत्नी लैग्रथा को गले लगाता है। खाने के दौरान वह उसे बताता है कि रोलो ने धोखा दिया था लेकिन समझौते की वजह से अब जंग खत्म हो चुकी है। तभी लैग्रथा पूछती है कि वह दूसरी औरत कौन है। रैगनार बात टाल देता है। रात को लैग्रथा उससे झगड़ती है और पूछती है कि क्या वह उस औरत के साथ था। रैगनार मान लेता है कि वह बहक गया था लेकिन कहता है कि उसे उससे प्यार नहीं है। लैग्रथा साफ कह देती है कि अब वह उस औरत का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। अगली सुबह ब्योर्न पूछता है कि रोलो के साथ क्या किया जाएगा। रैगनार कहता है कि वह अपने भाई को खुद सजा नहीं दे सकता, इसलिए कानून जानने वालों की सभा बुलाई गई है। फैसले के दिन सब लोग रोलो को मारने की मांग करते हैं लेकिन पुजारी कहता है कि उसने बहुत सोचा है और देवताओं के इशारे से रोलो को एक और मौका दिया जाना चाहिए। सच ये भी है कि यह पूरा फैसला रैगनार ने ही अपने भाई को बचाने के लिए तय किया था। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन ब्योर्न रैगनार को बताता है कि कोई आ रहा है। वह अस्लॉग होती है और उसके पेट में रैगनार का बच्चा होता है। रैगनार लैग्रथा को समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसे नहीं बुलाया, वह खुद आई है। खाने के दौरान लैग्रथा को पूरी सच्चाई पता चल जाती है। रैगनार कहता है कि पुराने रिवाज के अनुसार एक राजा की कई पत्नियां हो सकती हैं और यह बच्चों के भले के लिए होता है। लैग्रथा कुछ नहीं कहती लेकिन उसी रात वह अपना फैसला कर लेती है। सुबह वह अपना सामान बांध लेती है। ब्योर्न भी अपनी माँ के साथ जाने का फैसला करता है। रैगनार उसे गले लगाता है और कहता है कि अपनी माँ का ख्याल रखना, और फिर लैग्रथा वहाँ से चली जाती है। रैगनार भारी दिल के साथ अस्लॉग के पास लौट आता है। अगले एपिसोड में हमें इंग्लैंड की एक ताकतवर रियासत वेसेक्स में ले जाती है जहां राजा एग्बर्ट राज्य कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें और राजा एले को वाइकिंग्स के सामने झुकना पड़ा था लेकिन एले के दिल में अब भी आग जल रही है। वो साफ कह देता है कि आज नहीं तो कल ये जंगली हमारे दरवाजे तक जरूर आएंगे और उस दिन उन्हें पता चलेगा कि असली जंग कैसे लड़ी जाती है। इधर उत्तर में हम फिर से रैगनार को देखते हैं जिसने अब अस्लॉग से शादी कर ली है। अस्लॉग के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और उसी वजह से लगर्था ने रैगनार को छोड़ दिया था। लगर्था अब किसी और से शादी कर चुकी है
लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसका पति उसे बार बार जलील करता है, मारता है और फिर ऊपर से ये कहता है कि वो उससे प्यार करता है। लोग भी अब लगरथा को हल्के में लेने लगे हैं। कुछ ही समय बाद रैगनार सबके सामने ऐलान करता है कि वो लंबे वक्त से एक बड़े सफर की तैयारी कर रहा था। अब उसके जहाज तैयार हैं और इस बार वो सिर्फ हमला करने नहीं बल्कि एक लंबा वक्त वहां गुजारने जा रहा है। उसका मानना है कि दुनिया बदल रही है और अगर जिंदा रहना है तो हमें भी उसके साथ बदलना होगा। अगली सुबह रैगनार का भाई रोलो उसके पास आता है और कहता है कि वो भी इस बार साथ जाना चाहता है, लेकिन रैगनार उसे याद दिलाता है कि पिछली बार उसने भरोसा तोड़ा था, इसलिए इस बार उसके साथ सिर्फ वही लोग जाएंगे जिन पर वो पूरी तरह भरोसा करता है। रोलो को फिलहाल वहीं रुककर लोगों की हिफाजत करने का हुक्म दिया जाता है। इसी बीच हम फिर से पादरी एथिलस्टैन को देखते हैं, जो अब भी अपने धर्म और नए जीवन के बीच उलझा हुआ है। रैगनार उसे समझाता है कि जंग सिर्फ तलवार चलाने का नाम नहीं होती, बल्कि दुश्मन पर वार करते वक्त दिल में कोई शक नहीं होना चाहिए, वरना वो खुद मर सकता है। थोड़ी ही देर में राजा होरिक भी वहां पहुंच जाता है और ऐलान करता है कि अब बहुत हो चुका, इस बार पश्चिम पर हमला किया जाएगा। लेकिन वो नहीं चाहता कि बोर्ग इस अभियान में शामिल हो। रैगनार बोर्ग को समझाता है कि इस बार लोग पहले ही बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उसे सब्र करना होगा और पीछे ही रुकना पड़ेगा। ये बात बोर्ग को बिल्कुल पसंद नहीं आती और यहीं से आगे आने वाली तबाही की नींव पड़ने लगती है। ये लोग किसी तरह उस भयानक तूफान से जूझते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक देखते हैं सामने समंदर की ऊंची लहरें सीधे नुकीली चट्टानों से टकरा रही हैं। जरा सी भी गलती इनके जहाजों को चकनाचूर कर सकती थी। हालात को समझते ही सब अपने जहाजों को मोड़ने लगते हैं, लेकिन सुबह होने तक कई जहाज गायब मिलते हैं। साफ लग रहा होता है कि बहुत से लोग इस तूफान में डूब चुके हैं। फिर भी रैगनार अपने बेटों और कुछ बचे हुए जहाजों के साथ किसी तरह किनारे तक पहुंच ही जाता है। उसे ये भी नहीं पता होता कि वो किस जमीन पर आ गया है। जैसे ही सब जहाज से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं, सामने घना जंगल मिलता है। थक चुके लोग वहीं कुछ देर रुककर सांस लेते हैं, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं। अचानक चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। पल भर में माहौल जंग के मैदान में बदल जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वाइकिंग्स तुरंत ढालों की दीवार बना लेते हैं। दुश्मन सीधे हमला करने की जगह उन्हें घेर कर रोकने लगता है और ढालों के बीच से वार कर करके सैनिकों को गिराने की कोशिश करता रहता है। राजा होरिक को बचाने के चक्कर में एथिलस्टैन भी जान की बाजी लगा देता है। वो लगातार वार करता हुआ किसी तरह अपने बाकी साथियों तक पहुंचता है। इसके बाद सारे लोग मिलकर अपनी ढालों से एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना लेते हैं, ताकि इस अनजानी जमीन पर खुद को जिंदा रख सकें। जैसे ही वाइकिंग्स अपना घेरा थोड़ा सा खोलते हैं, दुश्मन के सैनिक अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैगनार के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर कर वहीं खत्म कर देते हैं। जब रैगनार बचे हुए सिपाहियों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि इस बार वो नॉर्थम्ब्रिया नहीं बल्कि वेसेक्स की रियासत में आ चुके हैं, जहां का राजा एग्बर्ट है। एथिलस्टैन ये बात सुनते ही बता देता है कि एग्बर्ट बहुत चालाक और खतरनाक राजा है, उससे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। इसी बीच वेसेक्स में एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और खबर देता है कि जंगली वाइकिंग्स उत्तरी तट पर उतर चुके हैं। राजा एग्बर्ट तुरंत अपने बेटे को हुक्म देता है कि सलाहकारों के साथ मिलकर फौज तैयार करो और जासूसों को भेजो, ताकि इनकी तादाद और ताकत का पता लगाया जा सके। उधर रैगनार एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सीधे एक गिरजा घर पर हमला कर देता है। वहां मौजूद सैनिक उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाइकिंग्स के सामने वो टिक नहीं पाते। थोड़ी ही देर में सब खत्म हो जाता है। जैसे ही वाइकिंग्स अंदर घुसते हैं, उन्हें वहां छिपा हुआ ढेर सारा खजाना मिल जाता है। वो पूरे गिरजा घर को छान मारते हैं और जो कुछ भी कीमती होता है सब बाहर निकाल लेते हैं। इधर लगरथा की जिंदगी में भी तनाव बढ़ता जा रहा होता है। उसका बेटा ब्योर्न साफ कह देता है कि अगर उसके सौतेले पिता ने फिर से हाथ उठाया तो इस बार वो उसे जान से मार देगा। उसे अपने पिता रैगनार की बहुत याद आती है। लगरथा उसे समझाती है कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, लेकिन ब्योर्न कड़वे लहजे में कहता है कि काश आप भी इस बात पर अमल करती। उधर बोर्ग का गुस्सा अब हद से आगे निकल चुका होता है। वो कहता है कि हमारे बीच समझौता हुआ था कि पश्चिम की लूट में मैं भी शामिल रहूंगा, लेकिन मौका आते ही रैगनार ने मुझे मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। अब वो इसकी कीमत चुकाएगा। वो पश्चिम में कब्जा करने गया है, तो अब मैं उसके घर पर ही वार करूंगा। रोलो को जैसे ही खतरे का अंदाजा होता है, वो तुरंत सारे सिपाहियों को इकट्ठा करता है और कहता है कि हमला होने वाला है। उसे पता होता है कि सबसे अच्छे योद्धा रैगनार के साथ जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सबको हौसला देता है कि पीछे मत हटना, हम इन्हें करारा जवाब देंगे। कुछ ही देर में बोर्ग के सैनिक हमला कर देते हैं। संख्या ज्यादा होने की वजह से रैगनार के बचे हुए लोग टिक नहीं
नहीं पाते और रोलो भी ये बात समझ जाता है। वो लड़ते हुए धीरे धीरे पीछे हटते हैं और एक संकरी जगह में जाकर भाले और तीरों से दुश्मन पर वार करने लगते हैं। बोर्ग के लोग ढालों से तीरों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी बचे हुए वाइकिंग्स अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। इसी अफरा तफरी में रोलो रैगनार के परिवार और कुछ बचे हुए लोगों को लेकर पहाड़ियों की तरफ भाग निकलता है, जबकि पीछे बोर्ग का कहर सब कुछ तबाह करता चला जाता है। और इसी मोड़ पर आकर हमारा पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। अब आप जरा ये बताइए, क्या बोर्ग का ये धोखा रैगनार को पूरी तरह तोड़ देगा या और भी खतरनाक बना देगा? रोलो अपने भाई के भरोसे को दोबारा जीत पाएगा या ये दूरी और बढ़ती जाएगी? और वेसेक्स की जमीन पर रैगनार का ये कदम आगे चलकर क्या तूफान लाने वाला है? अगर आपको वाइकिंग्स की ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी ही जल्दी अगला पार्ट आपके सामने होगा।